हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली एंड ऑल स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे से होंगे और सभी अपनी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं आप सभी की दोस्त आपकी अभिलाषा और लर्न विद अभिलाषा पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी को पता है कि हम वन डे के हिसाब से वन प्रैक्टिस सेट करते हैं डेली के। तो आज हमारा जो सेट नंबर है वो हम तीसरा सेट नंबर करने जा रहे हैं और हम इसमें आपको पता होगा टॉप 50 क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारे ऑल ओवर सेक्शन से आते हैं। 50 क्वेश्चन इसमें मैथ और आपका रीजनिंग इंक्लूड नहीं है। बाकी इसमें ऑल ओवर सब कुछ समाहित करके ये टेस्ट आपके लिए बनाया गया है और काफ़ी बढ़िया टेस्ट है। आज हम तीसरा टेस्ट करने जा रहे हैं। 2 टेस्ट हमारे हो चुके हैं। अगर आपने उन 2 टेस्ट को नहीं किया है तो जा करके इसको प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मेरे एडुटेरिया टेस्ट सीरीज के नाम से वहाँ पर बनाया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और शुरू में ही आपसे मैं बोल देती हूँ, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल से जुड़े रहना। अपना साथ अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखना। तो मैं आप सभी की दोस्त लेकर चलती हूँ आपको कंटेंट की तरफ। इसमें हम करने जाने 250 क्वेश्चन। आज हमारा जो टेस्ट नंबर है यानी कि टेस्ट जो सीरीज का चल रही है वो है तीसरी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। तो हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद ऑप्शन पढ़ेंगे और आफ्टर डेट हम लगाने वाले हैं अपने क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्या आप सभी तैयार हैं? आई होप आप सभी तैयार होंगे। और ये जो टेस्ट आपको मिलने वाला है सुबह 10 बजे डेली आपको यूट्यूब चैनल लर्न विद अभिलाषा पर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैं रीड करने जा रही हूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। नंबर 1, देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। नंबर 2, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। ऑप्शन नंबर 3 है कि देशी रियासतों की विदेश नीति कंपनी के अधीन होगी। और ऑप्शन नंबर डी, कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं थी? चलिए इसका ऑप्शन टिक करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर स्टूडेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, यानी कि वह कौन सा प्रेस एक्ट था जिसके द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई थी। तो वो समाचार पत्र का हमसे नाम पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 है पायनियर, भारत मिहिर, बंगाली या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा भारत मिहिर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा कार्रवाई किए जाने वाला समाचार पत्र था भारत मिहिर। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन रीड कर सकते हैं, ऑप्शन में आप टिक करा हुआ देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। एक्चुअली ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है बट कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा स्क्रीन पर इस प्रकार से आ गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है कि इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था। ऑप्शन है के.एम. पणिक्कर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या चित्तरंजन दास। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र प्रकाशित या संपादित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 में रीड करूंगी कि बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी। ऑप्शन नंबर ए मद्रास, मुंबई, बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाल हत्या जो प्रथा थी उसकी अधिकता थी कहाँ पर, कौन सी प्रेसिडेंसी में? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इसकी मात्रा बहुत अधिक थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बंगाल। आई होप आप सभी को क्वेश्चन बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे इस प्रकार है कि रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है। मौलवी अहमदुल्ला से, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से, मौलाना बशीर से या खुदाबख्श सिंह से। तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। तो आप जैसे रेशमी से जैसे आप इसको कैसे याद करेंगे मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आप
50 क्वेश्चन डेली के अपने माइंड में फिट नहीं कर सकते हैं। बस ये है कि आप उसको लिंक करके समझ के उसको अपने मेमोरी में फीड कर सकते हैं। तो इसको क्वेश्चन को कैसे याद करना है, देखिए रेशमी में आ रहा है से और यहाँ पे आ रहा है सिंधी। तो रुमाल कहाँ का था, सिंध का। रुमाल कैसा था, सिल्की था। रुमाल कैसा था, सिल्की था। तो रेशमी और सिल्क की आप इसको लिंक करके ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आई होप आप इसको नहीं भूलने वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। ऑप्शन है मुंबई अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, कोलकाता अधिवेशन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर इस प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। जैसा कि है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, यह एक कार्यशील इकाई होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कि विषय से संबंधित नहीं है, वही हमको आंसर टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक बंद तंत्र होता है। यही गलत आंसर है, क्योंकि आपको पता होगा पारिस्थितिकी एक क्लोज सिस्टम नहीं है, ये एक ओपन सिस्टम के आती है। तो क्लोज नहीं होगा, ओपन होगा। तो ए हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। सुंदरवन, थार, लद्दाख या पश्चिमी घाट। तो आपको पता होगा हमारे इंडिया में 4 हॉट स्पॉट आते हैं, तो वो कौन सा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है आपको वही टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। तो दोनों क्वेश्चन आप रीड कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक हॉट स्पॉट है। सुंदरवन, थार, लद्दाख, पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर मैं आपको पीछे बता चुकी हूँ, फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो पश्चिमी घाट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर 1 कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र। तो किस चक्र में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वही आपको क्वेश्चन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल चक्र। जल चक्र में सौर विकिरण की बहुत ही ज़्यादा से आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको पता होगा सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आएंगी, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो पानी ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वो हमारे बादल बनेंगे और फिर से बादल से बारिश होगी और पुनः पानी हमको पृथ्वी पर प्राप्त हो जाएगा। तो जल चक्र के लिए सौर विकिरण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारी स्क्रीन पर इसी प्रकार से है कि गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश को अनुमति कहाँ पर दी थी। वैशाली, श्रावस्ती, राजगीर या पावापुरी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैशाली के अंदर महात्मा बुद्ध ने यानी कि स्त्रियों का प्रवेश को अनुमति दे दी थी। और इन्होंने स्त्रियों की अनुमति अपने किस प्रिय छात्र के कहने पर दी थी, तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आप तीनों के तीनों रीड कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है पूर्वी घाट, अंडमान द्वीप, मरुस्थलीय क्षेत्र या लद्दाख। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होगा जो मरुस्थल क्षेत्र होते हैं वहाँ पर दिन बहुत ही ज़्यादा से गर्म होता है, क्योंकि आपको पता होगा रेत जो है बहुत जल्दी से गर्म हो जाती है। और रेत की खास बात होती है जितनी जल्दी वो गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। जैसे कि हमारे थार का मरुस्थल वगैरह अगर थार आप जाते होंगे तो वहाँ पर आधी रात में लोग पता है क्या है कंबल यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना ठंडा पड़ता है ना कि मत पूछिए, और दिन में इतनी गर्मी पड़ती है तो आप वो भी मत पूछिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। ऑप्शन नंबर 1 है इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इस दिन पृथ्वी पर सबसे ठंडा दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी है इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे निकटतम होती है। या ऑप्शन नंबर डी है इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे अधिकतम होती है।
तो क्वेश्चन नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा ऑप्शन के सी, यानी कि इस दिन पृथ्वी और सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। तो आप इसको कैसे याद करेंगे कि 3 जनवरी को होती है, कि देखिए जो जनवरी का महीना होता है वो सबसे पहले आता है, जो पहले आएगा यानी कि करीब होगा। और जैसे कि आपको पता होगा 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे अधिकतम होती है, तो आप बताएंगे 4 जुलाई को। और देखो 3 जुलाई 3 गिनती में पहले आता है तो दूरी कम है, और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो गिनती भी बढ़ती चली जाएंगी, तो 4 जुलाई को क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिकतम होती है। तो आप इसको ऐसे लिंक करके याद कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट क्वेश्चन आपको पता भी चल गया होगा। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं? एल तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा एल तरंगे सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। और एल तरंगों को आपको पता होगा, इनको लॉन्ग वेव्स भी बोलते हैं स्टूडेंट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है स्टूडेंट, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? रेड क्लिफ रेखा भारत और चीन के मध्य में है, डुरंड रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, मैगिनोट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, और हिंडनबर्ग रेखा फ्रांस और बेल्जियम के मध्य में है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 14 का आप राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाए वो हो जाएगा मैग्नीनोट जो रेखा है ये फ्रांस और जर्मनी के मध्य में है। मैं आपको और भी ऑप्शन क्लियर कर देती हूँ। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में है, और हिंडनबर्ग रेखा किन के मध्य में है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे क्वेश्चन नंबर 15 आपको 16 दिख रहे होंगे, तो 15 क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? ऑप्शन 1 हिमालय, ऑप्शन बी रॉकी, ऑप्शन नंबर सी आल्प्स, या ऑप्शन नंबर डी एंडीज। तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर के डी, एंडीज पर्वत सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1909 के अधिनियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो एक बार आप दोनों क्वेश्चन के आंसर भी देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हमारे स्क्रीन पर इसी प्रकार है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स मिशन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ली कमीशन के द्वारा, या ऑप्शन नंबर सी है हंटर मिशन के द्वारा। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट मिशन के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 22 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर बी है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन नंबर सी है 15 अगस्त 1946, और ऑप्शन नंबर डी है 7 जुलाई 1946। तो अंतरिम सरकार की घोषणा कब हुई थी स्टूडेंट? तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी। तो दोनों क्वेश्चन आप रीड करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कथन दूसरा है, राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, और कथन न तो 1 सही है और न ही दूसरा सही है। तो आप राइट आंसर बताएंगे क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको स्टूडेंट स्लाइड पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है 20वां कि निम्नलिखित में से अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर 1 है राष्ट्रपति के निर्वाचन से। ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति के पदावधि से। ऑप्शन नंबर सी है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति से या रीति से, या ऑप्शन नंबर डी है राष्ट्रपति की शपथ से। तो अनुच्छेद 54 का संबंध किससे है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आप स्टूडेंट राइट आंसर बताएंगे। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन से संबंधित है अनुच्छेद 54। आगे क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ के बताती हूँ, आप इसको समझना, फिर इसका क्वेश्चन का आंसर भी बताना। ऑप्शन नंबर 1 है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर बी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद भी इनको पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर सी है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा बड़ा था, हमको इसको आराम से पढ़ना है जितने भी कथन दिए हुए हैं, और हमको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें क्या है, इन्होंने उल्टा बताया है। इन्होंने क्या है, इसमें उल्टा बताया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 हमारी स्क्रीन पर स्टूडेंट इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। 22वां क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। दूसरा कथन है इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ऑप्शन नंबर सी है कि इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो उपरोक्त में से कौन सा गलत है, हमको ये बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है केवल एक गलत है। ऑप्शन नंबर बी है केवल 1 या 3 गलत है। ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 या 2 गलत है, और ऑप्शन नंबर डी है तीनों के तीनों ही गलत है। तो स्टूडेंट आप क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 भी गलत है और कथन 3 भी गलत है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति में मात्रात्मक उपकरण है। नंबर 1 है वैधानिक तरलता अनुपात। ऑप्शन नंबर 2 है कथन 2 है नगद आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर मतलब इसका ऑप्शन का 3 है कि खुले बाजार की क्रिया। ऑप्शन बताना है आपको केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या 1, 2 और तीनों। तो कौन कौन से उपकरण होते हैं मौद्रिक नीति में मात्रात्मक, वो हमको बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीनों के तीनों हम इसमें शामिल करते हैं, यानी कि इसमें वैधानिक तरलता अनुपात भी होता है, कैश रिजर्व रेशियो भी होता है, और आपको पता होगा ओपन मार्केट की भी इसमें सुविधा ली जाती है। आरबीआई की मौद्रिक नीति को नियंत्रण करने में हम इन तीनों चीज़ों को शामिल करते हैं। तो 22 और 23 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपको आंसर भी मिल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 और 25 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 है कृषि उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी है आसान कृषि ऋण। ऑप्शन नंबर सी है खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, और ऑप्शन नंबर डी है किसानों को प्रशिक्षण देना। तो क्वेश्चन नंबर 24 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है।
ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर रघुराज राम राजन समिति। ऑप्शन नंबर बी है विजय केलकर समिति। ऑप्शन नंबर सी है बिमल जलान समिति। और ऑप्शन नंबर डी है NK सिंह समिति। तो FRBM अधिनियम का संबंध किस समिति से है? तो आप क्वेश्चन नंबर 25 का स्टूडेंट राइट आंसर बताने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी NK सिंह समिति का संबंध है। तो दोनों क्वेश्चन के आपको आंसर मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? स्टूडेंट, अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट किया होगा तो उसमें MSP से 2 क्वेश्चन थे, और देखिए आज फिर से घूम फिर के 26वां क्वेश्चन भी MSP पे आके आपको आज बता रहा है। अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। आप देख सकते हैं कि ये टेस्ट पेपर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है। इसमें भी क्वेश्चन जितनी बार एग्जाम में पूछा गया होगा उतनी बार इसको टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए कितना अच्छा टेस्ट पेपर यहाँ पर कराया जा रहा है। चलिए मैं आपको ऑप्शन पढ़ के बताती हूँ। नीति आयोग, नाबार्ड, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। तो MSP कौन सिफारिश करती है भारत सरकार से? तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 27 है, सीता अध्यक्ष का संबंध था। ऑप्शन नंबर 1 है प्रशासनिक विभाग। ऑप्शन नंबर बी है धार्मिक विभाग। ऑप्शन नंबर सी है भूमि कर विभाग। और ऑप्शन नंबर डी है व्यवसाय व्यापार विभाग। तो अध्यक्ष जो सीता भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसका संबंध किससे होता था, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा भूमि कर का विभाग होता था, और सीता को ही वहां पर भूमि के नाम से जाना जाता था। तो सीता अध्यक्ष का भी संबंध भूमि से ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27 आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा, और आपको आंसर भी मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 28 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 है किताब उल रेहला में। ऑप्शन नंबर बी है किताब उल हिंद में। ऑप्शन नंबर सी है तुगलकानामा में। और ऑप्शन नंबर डी है राजतरंगिणी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर डी, राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप बताएंगे कल्हड़ के द्वारा यह बुक लिखी गई है। तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन नंबर 29, सिजदा व पाबोस प्रथाओं को शुरू निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 है इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी है बलमन। ऑप्शन नंबर सी है महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर डी है अकबर। तो सिजदा और पाबोस की प्रथाओं को शुरू किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बलमन। तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29 के आपको राइट आंसर मिल गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो आपको आई होप टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपने पढ़े होंगे, कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसा भी मिला होगा आपको जिसको आपको डाउट होगा, और कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे लगे होंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमको नहीं पता था लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि उतवी कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है एक इतिहासकार। ऑप्शन नंबर बी एक सैनिक। ऑप्शन नंबर सी है प्रसिद्ध शासक। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो उतवी कौन था, हमको क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना पड़ेगा स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा उतवी एक क्या था? इतिहासकार था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 पर कि शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन असत्य है? क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 1 सॉरी, कि शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। ऑप्शन नंबर बी है शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर सी है शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है। और ऑप्शन नंबर डी है शेरशाह द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग में किया गया। तो कौन सा गलत है शेरशाह सूरी के बारे में वही हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेरशाह सूरी का मकबरा दिल्ली में नहीं है। तो आप पूछेंगे कि दिल्ली में नहीं है तो कहाँ है? तो आप बताएंगे शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है बिहार में। और बिहार के कहाँ पर? तो आप बताएंगे सासाराम में। ये इसका मकबरा वहाँ पर बना हुआ है स्टूडेंट। तो चलिए
क्वेश्चन आपको पता चल गया है, आंसर भी आपको पता चल गया, सही गलत क्या है वो भी आपको पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 32 हमारे स्क्रीन पर इस प्रकार से है कि किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 1 है देवराय द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी है अच्युत देवराय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा देवराय कृष्ण देवराय, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा देवराय प्रथम। तो अमुक्त माल्यदा किसके द्वारा लिखी गई है, तो आप बताएंगे कृष्ण देवराय के द्वारा लिखी गई है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर सी है फिरोज शाह तुगलक, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो सर्वाधिक समय तक किस सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर शासक के रूप में रहे थे, तो क्वेश्चन नंबर 33 का स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा, ये आप मुझे बताएंगे, बहलोल लोदी ने। जो दिल्ली सल्तनत के जो लोदी वंश का था उसमें शासक था बहलोल लोदी, इसने सर्वाधिक समय तक क्या है शासन किया था। तो राइट आंसर आपको पता चल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 हमारा स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी है फॉसिल लिपिड्स, और ऑप्शन नंबर डी है DNA। तो क्वेश्चन नंबर 34 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोटीन। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 ग्रेना, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोमा, या ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट, या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेना। और स्टूडेंट मैं ये क्वेश्चन बता दूं, ये क्वेश्चन BPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन नंबर 35 है ना, इसको BPSC पूछ चुका है अपने एग्जाम में। तो ये आप मत सोचे कि कोई छोटे मोटे एग्जाम के क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे। यकीन मानिएगा, अगर आपने ये 50 के 50 टेस्ट मेरे साथ जुड़ कर लीजिए ना, तो समझ लीजिएगा आपकी 75% तैयारी हो गई है। बस आपको क्या करना है, मैथ और रीजनिंग की तैयारी करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है कि हेलोफाइट्स होते हैं क्या। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 वे पौधे जो बहुत अधिक मल वाले स्थान पर उगते हैं। ऑप्शन नंबर बी वे पौधे जो सूक्ष्म बास स्थानों पर उगते हैं। ऑप्शन नंबर सी वे पौधे जो न तो बहुत सूक्ष्म और न ही बहुत नम स्थान पर उगते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है वे पौधे जो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। तो हेलोफाइट्स कौन होते हैं, वही हमसे क्वेश्चन नंबर 36 में डिमांड कर रहा है। तो चलिए हम इसका आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो हेलोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो लवण वाली मिट्टी में उगते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कूट दिए हुए हैं। कूट 1 है PCR, कूट 2 रीपा, कूट 3 CD4 और कूट 4 है एलिसा टेस्ट, इसको एलिसा बोलते हैं। तो कूट में कौन सा सही है वो बताना। तो ऑप्शन नंबर 1 का केवल 1 सही, ऑप्शन नंबर 2 केवल 1, 3 और 2 सही, ऑप्शन नंबर सी है केवल 1 और 4 सही, और ऑप्शन नंबर डी है केवल 1, 3 और 4 सही। तो कौन सा कूट सही है क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर। तो आप बताएंगे इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि PCR, CD4 और एलिसा टेस्ट जो है एड्स के लिए कराए जाते हैं, यानी कि रीपा टेस्ट का मतलब एड्स से नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी को छोड़कर, रीपा को छोड़कर तीनों का तीनों टेस्ट एड्स टेस्ट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर है ब्लड ग्रुप ए, ऑप्शन नंबर बी है ब्लड ग्रुप बी, ऑप्शन नंबर सी है ब्लड ग्रुप AB, ऑप्शन नंबर डी है ब्लड ग्रुप O। तो किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलती है, इसीलिए यह
किसी से भी खून ले सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सर्वग्राही। चलिए क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा नहीं होता है? ऑप्शन नंबर 1 है डिप्थीरिया, पीलिया, पर्टूसिस, टिटनेस। तो डिप्थीरिया जो ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है इसको ट्रिपल वैक्सीन भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या है, पीलिया नहीं होती है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, पी से हो जाएगा पर्टूटिस और टी से हो जाएगा टिटनीस। जो पर्टूटिस जो ये बीमारी होती है इसको काली खांसी भी बोल देते हैं। कभी कभी पर्टूटिस ना लिख के यहाँ पर काली खांसी भी आपको लिख कर दे सकता है स्टूडेंट, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कण के बराबर होता है, इसका आवेश किसके बराबर होता है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 न्यूटन के, ऑप्शन नंबर बी है 2 इलेक्ट्रॉन के, ऑप्शन नंबर सी है 2 प्रोटॉन के और ऑप्शन नंबर डी है 2 पॉजिट्रॉन के। तो क्वेश्चन नंबर 40 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर एक अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक कण के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर इस पर आवेश होता है। और ट्रिपल वैक्सीन में जो नहीं शामिल होता वो होता है पीलिया। तो राइट आंसर आपको पता चल गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रथम गतिकी नियम, ऑप्शन नंबर 2 द्वितीय गतिकी नियम, ऑप्शन नंबर 3 तृतीय गतिकी नियम और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो न्यूटन के किस गति के नियम से हम बल को प्राप्त कर सकते हैं? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा द्वितीय नियम। आपको पता होगा उसका द्वितीय नियम क्या है, F बराबर ma, F बराबर ma इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ये भी पता होगा स्टूडेंट, इसको अगर याद करते हैं तो फादर बराबर माँ करके हम इसको याद करते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है या इनमें से कोई नहीं? तो सिलिकॉन, जर्मेनियम और कार्बन आदि पदार्थों की जब हम प्रतिरोधकता ताप बढ़ाते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वही क्वेश्चन नंबर 42 का स्टूडेंट जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ताप बढ़ाने पर इनकी प्रतिरोधकता क्षमता जो होती है वो भी बढ़ती है। तो दोनों का राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यानी कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक यानी कि एलोट्रोप्स होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी यूरेनियम और ऑप्शन नंबर डी है पोलोनियम। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो स्टूडेंट राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक यानी कि एलोट्रोप आपको मिलने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 पानी, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी राख और ऑप्शन नंबर डी बर्फ। तो हाइड्रोजन का जब हम दहन करते हैं तो उसके साथ हमको पानी भी मिलता है। आपको पता होगा हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसको शुद्ध फ्यूल के रूप में भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को जलाने पर कोई भी अपशिष्ट नहीं मिलता है, हमको पानी प्राप्त होता है। और आपको पता होगा पानी मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से स्टूडेंट एक है। तो सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है ग्रेफीन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कार्बन का मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन का संभारिक, ऑप्शन नंबर डी है कार्बन का समस्थानिक। तो क्वेश्चन नंबर 45 हमसे पूछ रहा है ग्रेफीन क्या है, तो आप इसका राइट आंसर बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो राइट आंसर स्टूडेंट हो जाएगा ये क्या है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। आगे बढ़ेंगे 46 पर। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर 1 7 मई, 12 जून, 9 मई, 14 जून। तो स्टूडेंट जो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का आंसर 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस बनाया जाता है। तो दोनों क्वेश्चन के राइट आंसर आपको पता चल गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हम आ गए हैं
अपने प्रैक्टिस सेट के एंडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन ये मिलान वाला आया है। चलिए पहले इसको पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर भी ठीक करेंगे। तो एक तरफ आपको दिए हैं संस्थान, दूसरी तरफ दिए हैं कहाँ पर इनका मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान। तो चलिए, इधर दे रखा है गांधीनगर, मैसूर, दिल्ली या पणजी। जो हमारे क्वेश्चन का हमको लगाना है राइट आंसर। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए, एक तो हमको आंसर पता चल गया, अब हम इसको मिलान कर लेते हैं। तो प्लाज्मा का जो बना था अनुसंधान संस्थान वो कहाँ है, गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान का आप बताएंगे पणजी यानी कि गोवा में, और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान आप बताएंगे मैसूर में, और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान बताएंगे आप दिल्ली में। तो ऐसे करके आप इसको मिलान करके भी याद कर सकते हैं और इसको वैसे भी करके आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है, वैष्णव, शैव, जैन, बौद्ध। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से होता है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, मिलान वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये वनडे एग्जाम में एक एक करके हमसे पूछ लेता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपको मिल गए हैं, तो आपको ये चारों के चारों स्टूडेंट याद होने चाहिए। देखिए मेरे तो अभी भी याद हुई है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। आखिरी के 2 क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर। इनको 2 क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, अगर आपको टेस्ट कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, आप भी परिवार का सदस्य बन जाइएगा। आपको इसी प्रकार से टेस्ट यहाँ पर कराए जाने वाले हैं। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे मैं 5000 क्वेश्चन कराऊंगी, यानी कि पूरे के पूरे इसमें आपको 100 टेस्ट पेपर कराए जाएंगे। 3 महीने में हम ये अपनी पूरी बुक कवर कर लेंगे। और मैं आपको एक गुड न्यूज़ भी दे दूँ, साथ के साथ हम एक यूपी पुलिस का भी कांस्टेबल वाला जो एग्ज़ाम है यूपी में, यूपी के बच्चों के लिए, वो भी मैं टेस्ट सीरीज शुरू करने वाली हूँ। उसमें भी हम क्या बोलते हैं मैथ को और इंग्लिश को, रीजनिंग को स्किप कर देंगे। ऑल ओवर सेक्शन में आपके साथ कवर करके लेके चलूँगी। यकीन मानिएगा, अगर आपने जीके जीएस का जो क्वेश्चन ये वाला पोर्शन पक्का कर लिया तो आपकी जीत आपके हाथ में हो जाएगी स्टूडेंट। क्योंकि जीके जीएस इतना ब्रॉड है ना कि आप इसको जितना पढ़ लें उतना ही कम है। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन मालूम कर सकता है, आप वहाँ पे क्लेम भी नहीं कर सकते। तो अगर आपको जुड़ना है तो लर्न विद अभिलाषा के साथ जुड़ जाइएगा, आप भी परिवार का सदस्य बन जाएगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, जितना बड़ा परिवार होगा उतने ही हमारा प्यार आपस में बढ़ता रहेगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 कि एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है वेंकट रमण रामकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी है BS नॉयपॉल, और ऑप्शन नंबर डी है हरगोविंद खुराना। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर वेंकट रमणी भी इनको बोलते हैं, या बोल देंगे वेंकट रमण रामकृष्ण। तो ये एकमात्र भारतीय हैं जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या मिला है स्टूडेंट, नोबेल प्राइज मिला है। आखिरी का क्वेश्चन नंबर 50 हमारी स्क्रीन पर इस प्रकार है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वे किस राज्य की रहने वाली है। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी है महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो स्टूडेंट हो जाएगा ये है हमारी बिहार की लाल शिवांगी स्वरूप, और ये भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट बनी है। तो ये है हमारे भारत की महान महान महिला। तो ये हमारे पूरे 50 का प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है कंप्लीट स्टूडेंट। तो अगर आपको 50 में अगर आपने 35 प्लस क्वेश्चन बनाए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। जितने क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं तो प्लीज़ टेस्ट को फिर से कर लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा है इसमें। जितना आप टेस्ट करेंगे उतने आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही पक्के हो जाएंगे और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप परिवार के साथ जुड़ चुके हैं तो ये सब दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल आप विश्वास मानिएगा, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आपकी तैयारियाँ बहुत अच्छी है। कल
नेक्स्ट डे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 करेंगे इसी नई ताजगी नई उमंग के साथ। अगर आपने 2 टेस्ट नहीं किए हैं, फर्स्ट और सेकंड जाकर कर लीजिए, कल ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। मैं आप सभी की दोस्त आपसे विदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।